Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Principle of Microeconomics, Econ 1111 from University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. ओके जी क्लास, आज हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली स्ट्रक्चर्स, कुछ मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे और फिर हम कुछ एग्ज़ाम टिप्स की बात करेंगे। हमने एक दफ़ा फिर मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि हमने पाँच हिस्सों में कोर्स को डिवाइड किया हुआ था। ये आपको प्रिपेयर करने में आसानी होगी। हमने कंज्यूमर साइड, हमने कंज्यूमर बिहेवियर या डिमांड साइड को हमने पढ़ा था। वो हमने फर्स्ट लेक्चर से तकरीबन 15 लेक्चर तक उसको हमने कवर किया था। उसमें हमने इलास्टिसिटी की भी बात कर ली, कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर ली हमने। उसमें हाउ मार्केट डिमांड कर्व क्या होती है और वो समेशन होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। हमने यूटिलिटी और एग्जाम्स ऑफ रैशनैलिटी की बात की और बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने डेवलप किए हैं क्वेश्चंस, तो इस लेक्चर्स को आपने सुनना है। एग्ज़ाम इस लेक्चर की स्लाइड्स के एंड पे भी मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। अभी भी मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ कि हमने जब कंज्यूमर साइड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो यूटिलिटी और यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ कहाँ पे होती है, और इसके अलावा हमने ये कंज्यूमर साइड पे पढ़ा था कि एग्जाम्स ऑफ रैशनैलिटी क्या है। उसके बाद इलास्टिसिटी की बात की थी। 15 से तकरीबन 18 लेक्चर तक हमने कुछ प्रोडक्शन साइड, लैंड, लेबर और कैपिटल की बात की थी। ये आपका तो हो जाएगा मिड, और फाइनल जो है वो 19 लेक्चर से लेकर 45 लेक्चर्स तक है। 40 लेक्चर्स अभी तक आ चुके हैं। सेकेंड पोर्शन जो है वो प्रोडक्शन साइड था या प्रोड्यूसर बिहेवियर था। उसमें हमने प्रोडक्शन की बात की, हमने लैंड, लेबर और कैपिटल की बात की और उनके इवज़ क्या मिलता है वो उसकी बात की। कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो है वो किस प्राइस सिग्नल्स को देखते हुए चीज़ों को डिसाइड करता है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, राइट, एंड व्हाट टू प्रोड्यूस रिगार्डिंग द डिमांड साइड। उसके बाद हम बात करें आगे कि हमने कॉस्ट की बात की। कॉस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अकाउंटिंग और अकाउंटिंग कास्ट और इकोनॉमिक कास्ट में डिफरेंस क्या है, इसके 4-5 क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, राइट। और इसके बाद जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन 29 लेक्चर्स तक है। 30 से 35 लेक्चर्स तक आपके और तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चंस हैं आपके जो एग्ज़ाम मैंने बनाए हैं, क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर है और ये तीसरा हिस्सा है हमारे कोर्स का, जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जब मिलते हैं तो प्राइस डिटरमिन होती है। और परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं इसे। प्योर कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और हमने उसकी एक्सप्लेनेशन की बात की। और सप्लाई और डिमांड जहाँ पे कट करते हैं प्राइस कैसे डिटरमिन होती है इसकी बात की। 35 लेक्चर्स तक ये आपके तीसरा हिस्सा है। तकरीबन मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से हैं यूटिलिटी के अलावा, यानी कि एग्जाम्स ऑफ रैशनैलिटी यूटिलिटी के अगर ज़्यादा नहीं है तो इससे कम क्वेश्चंस भी नहीं हैं। उसके बाद 36 से लेकर 40 लेक्चर तक जो है वो मोनोपोली के रिलेटेड है, या 35 से लेकर 40 तक मोनोपोली के रिलेटेड है। मोनोपोली से भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। आज का जो लेक्चर्स है वो ओलिगोपोली स्ट्रक्चर्स के ऊपर है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ओलिगोपोली जो है ये मैंने आपको अगर बताऊं कि मैंने एक डिफरेंट लेक्चर्स में एक बात की थी कि जिस तरह हम उल्ट अल्फाज कहते हैं ना, एंटोनाइम्स जो हम कहते हैं कि जी बैड का गुड है, इसी तरह जो परफेक्ट कंपटीशन का जो उल्ट है वो मोनोपोली है, राइट। इसका जो ऑपोजिट या एंटोनाइम वर्ड है वो उल्ट अल्फाज जो है वो कहते हैं कि ये मोनोपोली है। अब परफेक्ट कंपटीशन या प्योर कंपटीशन और मोनोपोली के दरमियान एक मार्केट स्ट्रक्चर्स है। ये भी खुद मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन से लेकर मोनोपोली तक, इसको मोनोपोली स्ट्रक्चर्स कहते हैं। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली के दरमियान एक स्ट्रक्चर्स आता है जिसे कहते हैं ओलिगोपोली, राइट। ओलिगोपोली जो है आगे इसकी मतलब ओलिगोपोली को सिंपल डिफाइन करें,
अ मार्केट विद रिलेटिवली फ्यू फर्म्स बट मोर देन वन। ये बात आप जेहन में रख लें कि सिंपल डेफिनेशन, अ मार्केट विद रिलेटिवली फ्यू फर्म्स विद मोर देन वन, कि एक फर्म हो तो वो मोनोपोली होती है, राइट। अब परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर मैनी, लेकिन मैनी वी डोंट नो हाउ मैनी, राइट। लेकिन देयर आर मैनी फर्म्स आर देयर इन परफेक्ट कंपटीशंस, दे आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब मैनी से मुराद 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 20 भी, 1000 भी, 1 लाख मार्केट भी हो सकती हैं। जैसे अगर कपड़े की बात की जाए तो ये शायद पाकिस्तान में लाखों में हो, तो इसको परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अब इसके दरमियान नंबर ऑफ फर्म्स के हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो वो ओलिगोपोली होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर 2 फर्म्स हो तो उसे ओलिगोपोली डुआपोली कहते हैं। अब 2 फर्म्स के दरमियान अगर कंपटीशन हो तो उसको जो है वो जो बेर्ट्रांड कहते हैं या कॉर्नोट कहते हैं। अगर तो वो compete करें एक दूसरे के साथ तो वो 2 फर्म ही परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है। अगर वो एक दूसरे के साथ प्राइज वार शुरू कर दें, राइट, वो एक दूसरे को नीचा दिखा, 2 ही फर्म हैं, 2 ही फर्म है इकोनॉमी के अंदर, और अगर वो 2 फर्म आपस में प्राइज वार शुरू कर दे तो क्या होगा, वो परफेक्ट कंपटीशन बन जाएगा। तो जो एक से ज़्यादा फर्म्स है उससे बहरहाल एक चीज़ तो है कि ये ओलिगोपोली कहते हैं। और ओलिगोपोली जो है इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, और इसके ऊपर अभी तक कंप्रीहेंसिव कोई स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक बड़ा कंप्रीहेंसिव, जैसे मोनोपोली है या जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, हमें पता है कि ये परफेक्ट कंपटीशन है और ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, ये मोनोपोली है, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन इन ओलिगोपोली देयर आर मैनी थिंग्स, राइट, देयर आर मैनी थिंग्स। तो इसका कोई कंप्रीहेंसिव जिस तरह की दूसरी थ्योरी है इस तरह की थ्योरी नहीं है। और ख़ास तौर पे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वो है गेम थ्योरी की बात करेंगे। तो गेम जब होती है, गेम थ्योरी की जब बात करते हैं तो इसमें स्ट्रेटजिक इंट्रैक्शन होती है। जब 2 फर्म्स हों, मैंने जब बात की ना कि इक्विलिब्रियम जब हो तो ये चीज़ें जो है प्राइस और आउटकम जो है वो प्राइस डिटरमिन होती है। लेकिन समटाइम ऐसा नहीं होता, इसमें लोगों के इन्फ्लुएंसेस भी शामिल होते हैं। कि एक पेप्सी है ना, वो प्राइस इस वजह से डिसाइड नहीं करती कि उसकी कास्ट कितनी है, वो प्राइस इस वजह से डिसाइड नहीं करते उसका जो है ना वो डिमांड कितनी है या सप्लाई कितनी है। वो पेप्सी वाले ये भी देखते हैं कि ड्यू की प्राइस कितनी है। यानी कि मेरा रिस्पांस आपके रिस्पांस पे डिपेंड करता है, मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा लिसन कर रहे हैं, कितना अच्छा आउटपुट। यानी कि रियल सिचुएशन में जब आएँ तो ये भी चीज़ एक बड़ी काउंट करती है कि एक दूसरे के रिस्पॉन्सेज दूसरे को किस तरह अफेक्ट करते हैं। अब जब ये चीज़ हो ओलिगोपोली के अंदर तो ओलिगोपोली समटाइम गेम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व की जाती है। इसमें स्ट्रेटजिक इंटरेक्शंस होती हैं अमंग द फर्म्स, और इन्होंने बाकायदा स्ट्रेटजिक प्लेयर हायर किए होते हैं, और इस तरह इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इसके ऊपर फोकस करते हैं। और इसमें डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट एग्जैक्टली द पॉसिबल आउटकम फॉर प्राइजेज आउटकम। और इसमें आप एक 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 एग्जैक्ट वे से नहीं कह सकते, जैसे वहाँ पे हम कहते हैं जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरेक्ट करेंगी तो प्राइस डिटरमिन होगी, मार्केट करती है। या मोनोपोली में कहते हैं जी मोनोपोलिस्ट जो है वो अपनी अगर उसकी प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो तो वो वहाँ पे प्राइस सेट करता है और उसकी इतनी आउटपुट होगी। हम मोनोपोली की और परफेक्ट कंपटीशन की आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओलिगोपोली की नहीं। ओलिगोपोली को हम और भी एलेबोरेट करेंगे कि ओलिगोपोली के अंदर क्या क्या चीज़ें और आ जाती हैं, राइट। ये थोड़ी सी मैंने, लेकिन ओलिगोपोली मैंने बताया कि देयर आर फ्यू फर्म्स बट मोर देन वन, और इसमें स्ट्रेटजिक इंटरेक्शंस होती हैं, राइट। अच्छा जी, ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया कि प्योर कंपटीशन और इसका एक्सट्रीम जो है वो मोनोपोली है, और इसके दरमियान जो चीज़ें आती हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में जो बात की थी, जो हमने कहा था कि मोनोपोलिस्ट जो है वो किस तरह डिफरेंट फर्म्स में किस तरह डिफरेंटली चार्ज करता है। पिछले जो 2-3 लेक्चर्स दिए थे, ओलिगोपोलीज जिसे हम आज के लेक्चर्स में कवर करेंगे, और मोनोपोली है, मोनोपोली भी हम कवर कर चुके हैं। इनको देखा जाता है इस मार्केट स्ट्रक्चर को कि नंबर ऑफ फर्म्स के हिसाब से देखा जाता है कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि वो कौन सी टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं,
होमोजीनियस है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, और या फिर एज ऑफ एंट्री, कि किसी फर्म में एंट्री कितनी आसान है। मोनोपोली में जैसे ब्लॉक्ड होती है, ब्लॉक्ड एंट्री होती है, देयर इज़ नो एंट्री एट ऑल, न्यू एंट्री इज़ मच डिफ़िकल्ट और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट। मार्केट पावर और प्राइस कंट्रोल कितना होता है, मार्केट शेयर, उसका मार्केट में शेयर, कहते हैं कि अगर 25% से ज़्यादा हो किसी का मार्केट के अंदर शेयर तो उसको मोनोपोली कहते हैं। ये चीज़ जो है मोस्टली नहीं देखी जाती हमारी जो, क्योंकि मोनोपोली इलीगल है। अब आपको बड़ी ही कंपनीज ऐसी नज़र आएंगी। अब अगर देखा जाए कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो कहते हैं कि 30 से 40% एक ख़ास बंदे का शेयर है, एक ख़ास फैक्ट्री का हिस्सा है, तो भाई ये मोनोपोली है। इसको ओलिगोपोली बनाने की कोशिश की गई है। इसकी भी हम शुगर इंडस्ट्री के हिसाब से हम एग्जांपल देंगे कि पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री ओलिगोपोली है, कार्टेल है, तो या मोनोपोली है, ये क्या है। तो ये चार चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हम मार्केट की जो किसी भी स्ट्रक्चर, ओलिगोपोली स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, एज ऑफ एंट्री है, और मार्केट पावर या प्राइस के ऊपर कंट्रोल कितना है। अच्छा जी, ये चीज़ें आ गई। मार्केट स्ट्रक्चर जो परफेक्ट कंपटीशन है इसकी हम बात कर चुके हैं। नंबर एंड साइज ऑफ द कंपनीज, बिग नंबर ऑफ स्मॉल कंपनीज, सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स जो है परफेक्ट कंपटीशन की, ये हम बात कर भी चुके हैं कि बिग नंबर ऑफ स्मॉल कंपनीज, राइट। और उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, ऑल कंपनीज मैन्युफैक्चर द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, के होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है, एक ही तरह की सारी कंपनीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है। और कंडीशंस ऑफ द एंट्रेंस टू द मार्केट, के मार्केट में एंट्रेंस की क्या कंडीशंस होती है। कंपनीज आर फ्री टू इंटर एंड लीव द मार्केट, वही जो मैंने कहा था एज ऑफ एंट्री क्या है, कि देयर आर फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, और ये हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात की थी। अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी, और जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स परफेक्ट कंपटीशन की वो थी इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द कंपनीज, यानी कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, नॉट एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बट सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ये परफेक्ट कंपटीशन हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 16 से लेकर 35 लेक्चर्स तक। एग्जांपल्स क्या हैं इसकी, स्टॉक मार्केट्स हैं और फूड मार्केट्स हैं, ये जो जैसे मैंने कहा होटल्स हैं, पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है ना। तो ये जो है परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल्स हैं, और इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स पीछे बात कर चुके हैं। आप ये कह लें कि पिछले ये तकरीबन 16 लेक्चर से लेकर 40 लेक्चर्स तक की ये स्लाइड जो है वो, ये एक स्लाइड 16 लेक्चर से लेकर 40 लेक्चर्स तक जो है ये उसकी समरी है, राइट। और इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस स्लाइड। मोनोपोली कंपटीशन, बिग नंबर ऑफ स्मॉल कंपनीज, डिफरेंशिएटेड गुड्स, के ये गुड्स जो है वो डिफरेंशिएटेड, डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नो बाउंड्रीज टू इंटर द मार्केट, के इंटर मार्केट जो है वो डिफ़िकल्ट होती है। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट, के मार्केट इंफॉर्मेशन या परफेक्ट इंफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होती और इम्परफेक्ट भी नहीं होती। मतलब कि देयर इज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर आर सम लिमिटेशन ऑन द इंफॉर्मेशन। जैसे द मार्केट ऑफ कॉस्मेटिक्स जो होती हैं, परफ्यूम्स, शूज़ और क्लॉथ्स, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती हैं। जैसे ये आप कह लें कि कोको कोला है, पेप्सी है, तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इनका। तो ये आ गया। ओलिगोपोली आगे क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ कंपनीज, एग्जिस्टेंस ऑफ बिग फर्म्स, स्मॉल कंपनीज होती हैं जिसकी एग्जांपल आप कह सकते हैं कि कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तंबाकू इंडस्ट्री हो गया, पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री होगी, शुगर केन इंडस्ट्री होगी, ठीक है ना। तो स्मॉल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग स्मॉल नंबर ऑफ कंपनीज, एग्जिस्टेंस ऑफ बिग फर्म्स, स्टैंडर्ड आर डिफरेंशिएटेड गुड्स, राइट। और कंपनीज हैव इशूज़ टू इंटर द मार्केट्स, कि इसमें भी मार्केट में एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है बाय लॉ और बाय हुक और क्रुक। जैसे शुगर केन इंडस्ट्रीज में पाकिस्तान में कानून है कि आप नई शुगर मिल नहीं लगा सकते, और अगेन लिमिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इसके ऊपर होती है। और इसकी एग्जांपल जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग होगा, तंबाकू इंडस्ट्री हो गया, और सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी
पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री है। मोनोपली वन कंपनी होती है, यूनिक प्रोडक्ट विदाउट सब्स्टिट्यूशन, यूनिक प्रोडक्ट होती है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, राइट। और लिमिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो परफेक्टली नहीं होती, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। और इसके बाद कंडीशन के सॉलिड बाउंड्री टू इंटर द मार्केट, यानी कि ब्लॉक्ड एंट्री होती है मोनोपली में। और इसकी एग्जांपल जो है एनर्जी कंपनीज जो हैं, वाटर स्टेशन जो हैं, फ़ोन कंपनीज जो हैं, ये एक बेस्ट एग्जांपल्स है मोनोपली की। तो ये चार हमने करैक्टरिस्टिक जो है परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपली और मोनोपली, ये इसके हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था उस स्लाइड से हमने ये बात कर ली कि ये मोनोपली जो है वो इस तरह करती है। लेकिन हमारा कंसर्न है, हमने ये 16 से लेकर 40 लेक्चर तक की समरी तो बता दी, हमारा कंसर्न ये है कि ओलिगोपली क्या है, ठीक है। ओलिगोपली में एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपली जो है वो बेर्ट्रांड मॉडल आता है, कॉर्नोट मॉडल आता है, स्टेकलबर्ग मॉडल आता है, कार्टेल आता है। बेर्ट्रांड मॉडल ये होता है कि जब कंपनीज जो हैं वो क्वांटिटी के ऊपर जो है कंप्रोमाइज़ कर ले। अगर दो फर्म हो, ये डुओपोली की एग्जांपल है कि अगर दो फर्म्स हैं और दो फर्म्स जो हैं वो कहें कि आपने जो है वो सिर्फ अगर दो ही कंट्री में इकॉनमी में दो ही फर्म हो तो वो कहते हैं ठीक है जी 40% मैं प्रोड्यूस करूँगा, 60% आप प्रोड्यूस करना। तो ये क्वांटिटी के ऊपर कर लेते हैं। कॉर्नर ये होता है कि वो प्राइस के ऊपर कर लेते हैं कि प्राइस इससे ज़्यादा नहीं होगी, दोनों प्राइस के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। और वैसे अगर ज़्यादा फर्म्स हों, जैसे कार्टेल में होता है, कार्टेल में ये होता है, मोस्टली जहांगीर तरीन आगे बताता है कि हमने कार्टेल नहीं बनाया हुआ। कार्टेल की भी एग्जांपल परफेक्ट एग्जांपल मिलती है पाकिस्तान में, वो है क्योंकि इन्होंने प्राइस के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि जब प्राइस क्वांटिटी जितनी मर्ज़ी प्रोड्यूस करें वो, अब शुगर इंडस्ट्री वाले प्राइस के ऊपर नेगोशिएट कर लेते हैं, इनमें कोई कंपटीशन नहीं है। अगर ये स्ट्रेटजिकली मूव करें, मैंने कहा था कि ओलिगोपली मोस्टली और यूजुअली ये गेम थ्योरी के साथ सॉल्व होती है, यानी कि अगर ये स्ट्रेटजिकली मूव करें कि हमने मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, शेयर लेना है और क्वांटिटी ज़्यादा सेल करनी है ताकि हमारा नेट प्रॉफिट बढ़े, तो प्राइस वार थोड़ा सा शुरू होगा और फिर कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। लेकिन अगर ये प्राइस के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाएँ तो उसको कार्टेल कहते हैं, राइट, कि वो मिल के जो है प्राइस डिसाइड करते हैं। वो ये चीज़ नहीं होती जो हम कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई जो यहाँ पे इंटरेक्ट होती है वहाँ पे प्राइस डिटरमिन होती है। अब प्राइस के ऊपर जो है ओलिगोपली हो गया या मोनोपली हो गया, ये वो मार्केट स्ट्रक्चर्स नहीं हैं जिसे हमने बात की, ये मार्केट स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। तो इसलिए क्या होता है, तो जब ये प्राइस के ऊपर कंप्रोमाइज़ करे तो इसको कार्टेल कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री में होता है। ये कुछ चार एग्जांपल्स आप कह सकते हैं ओलिगोपली की है। इसमें बेर्ट्रांड मॉडल की अगर बात करें, बेर्ट्रांड मॉडल टू आइडेंटिकल फर्म्स, जो बेर्ट्रांड है और कॉर्नोट है, इसमें दो फर्म, डुओपोली की ये दो एग्जांपल हैं। टू आइडेंटिकल फर्म चूजिंग प्राइस समल्टेनियसली फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, जो अगर मैंने पीछे शायद उल्ट बता गया था, तो क्या होता है, टू आइडेंटिकल फर्म्स, दो फर्म्स होती हैं एक जैसी, जैसे शुगर है एक ही दो ही फर्म हो अगर, तो टू आइडेंटिकल फर्म चूजिंग प्राइस समल्टेनियसली, वो प्राइस के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हमने प्राइस इतना रखना है फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट, जो एक ही प्रोडक्ट्स वो सेल कर रही होती हैं। और ये अगर ऐसा हो तो ये सिचुएशन सिमिलर टू परफेक्ट कंपटीशन होती है। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि प्राइस के ऊपर अगर वो कंप्रोमाइज़ कर ले तो ये सिमिलर सिचुएशन एक्चुअली होनी नहीं चाहिए। अगर प्राइस वार हो इनके दरमियान तो फिर परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है। अगर प्राइस वार नहीं है, अगर मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ, चूँकि ये बुकिश नॉलेज है, अगर दोनों के दरमियान प्राइस वार शुरू हो तो ये परफेक्ट कंपटीशन की रिजेंबलेंस करती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर एक और भी मैं कहता हूं कि ये ओलिगोपली की तब बेर्ट्रांड मॉडल जो है बेर्ट्रांड मॉडल होगा जब वो प्राइजेस को स्ट्रेटेजिकली गेम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से करें, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रोमाइज, बल्कि अगर वो स्ट्रेटेजिकली मूव करें
देन आप कह सकते हैं कि दिस सिचुएशन सिमिलर टू द परफेक्ट कंपटीशन। अदरवाइज ये एक ओलिगोपोली स्ट्रक्चर ही है, दो फर्म्स होती हैं और प्राइस के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर देती हैं। और इसी के उल्ट जो होता है वो कॉर्नर मॉडल होता है, फर्म्स सेट क्वांटिटी रेदर देन प्राइजेस। वो कहते हैं प्राइजेस जितनी मर्जी चार्ज करें, मार्केट में जितनी अवेलेबिलिटी है। जैसे इसकी पाकिस्तान में एग्जांपल एक और बड़ी क्लासिक है, सीमेंट इंडस्ट्री की है। सीमेंट इंडस्ट्री की एग्जांपल जो है वो कॉर्नर मॉडल में आती है। फ्यू फर्म्स हो सकता है एक से ज़्यादा हो, आज तो हमने एक हाथी सीमेंट और एक हमने अस्करी सीमेंट ही सुना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इनको राइट्स दे देती है, अच्छा जी आपने 60% प्रोड्यूस करना है, आपने 10% प्रोड्यूस करना है। जब क्वांटिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो जाए, फर्म सेट द क्वांटिटीज़ वो सेट करती हैं कि मेरा शेयर इतना होगा, आपका शेयर इतना होगा। तो ये डिफरेंट तरीके से ये भी स्ट्रेटजिकली करते हैं कि हम जो है वो कोई किसको कितना शेयर होगा। इसी तरह पाकिस्तान में साल्ट इंडस्ट्री, क्योंकि साल्ट माइनिंग एक ही जगह से होती है और वहाँ पे 2-4 कंपनीज होंगी, तो ये मिल के डिसाइड करती हैं कि किसने कितनी माइनिंग करनी है। तो अगर तो वो क्वांटिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करे रेदर देन प्राइस, तो ये कॉर्नर मॉडल होता है। ये बिटवीन द बेट्रांड और कार्टेल मॉडल होता है। और ये जो बेट्रांड और कार्टेल मॉडल के दरमियान कॉर्नर मॉडल होता है। अब जो कार्टेल होता है, जैसे मैंने पहले बात की कि पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री की क्लोजली, लेकिन अगर पाकिस्तान में तो वैसे ये इसे माफिया कहते हैं, कुछ लोग का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री एक माफिया है। अगर हम इसको माफिया ना कंसिडर करें, तो अगर एक मोनोपोली की करैक्टरिस्टिक्स होती है कि अगर 25% से ज़्यादा शेयर हो उसका मार्केट के अंदर, तो उसको मोनोपोली कहते हैं। तो आपको 2-3 इंडस्ट्रीज ऐसी मिल जाएंगी शुगर में जिनकी शेयर जो है 25% से ज़्यादा है। कोई एक आधी इंडस्ट्रीज़ है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकर, कि जहांगीर तरीन की है या जरदारी की है, कि एक कंपनी ऐसी है, इनमें से कंपनीज ऐसी है जिनका शेयर 25% से ज़्यादा है। तो ये जब इस सेंस में देखा जाए तो वो मोनोपोली है। और जब ये हर साल, कभी ऐसा नहीं होता कि एक अगर हसैन शुगर मिल है या रमज़ान शुगर मिल है, इसकी प्राइसेस कम हो, जहांगीर तरीन की प्राइसेस जो है वो शुगर इंडस्ट्री की ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होता। ऑलवेज इनकी प्राइस, चीनी अगर 70 रुपये की या 70 की, ये सब के 70 करते हैं, 80 की है तो सब 80 करते हैं। तो जब हम प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कार्टेल बनता है, राइट। तो ये कार्टेल और मोनोपोली की जो है ना वो चू चू का मुरब्बा है। तो बहरहाल चूँकि पहले भी मैंने कहा था कि ओलिगोपोली के ऊपर कंप्रीहेंसिव स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, राइट। तो ये एक कार्टेल की एग्जांपल जो है, फर्म्स एक्ट एज अ ग्रुप, दे बिहेव लाइक अ मोनोपोली, राइट। तो उसके जो आउटकम्स होते हैं वो मोनोपोली आउटकम्स होते हैं। जैसे प्राइस सेट कर देना, मार्जिन रेवेन्यूज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट इक्वल टू प्राइस हो। तो ये चीज़ें होती हैं जो कार्टेल में होती हैं कि अब डिफरेंट फर्म्स ने, शुगर इंडस्ट्रीज की डिफरेंट फर्म्स ने, दे आर एक्टिंग एज अ ग्रुप। और जब ये ग्रुप हो तो इनके आउटकम्स जो हैं वो मोनोपोली में आते हैं। मोनोपोली आउटकम्स होते हैं, नॉट परफेक्ट कंपटीशन या अदर टाइप ऑफ। तो एक चीज़ जो अगर इंडिविजुअल फर्म के हिसाब से देखा जाए पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री को, तो एक या दो इंडस्ट्री पाकिस्तान की ऐसी है जो मोनोपोली है। लेकिन अगर इनके आउटकम्स के हिसाब से देखा जाए तो ये शुगर इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में है ये कार्टेल है। और वैसे अगर जो कंटेम्प्रेरी जो इकोनॉमिस्ट हैं, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कहते हैं कि ये माफिया है। बहरहाल मैं एक आपको इनके अगेंस्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैंने इनकी करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मैंने ये जो डिफरेंट इकोनॉमिक्स जो है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी से ड्राइव की गई है तो हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल होना पड़ता है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये अगर इनके प्राइस आउटकम, इनके आउटकम के हिसाब से देखा जाए तो ये दे आर एक्टिंग एज अ मोनोपोलिस्ट, राइट, शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो है। और अगर इनकी इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाए तो ये मोनोपोली है। और इनके अगर एज दे आर आल्सो एक्टिंग एज अ ग्रुप, तो अगर इसको भी देखा जाए और इसकी सारी करैक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो ये कार्टेल है। तो अगर कोई कहे कि ऐसा नहीं है और प्राइजेज मेरी ऐसी है,
फ़लाँ है तो वो बिल्कुल गलत है। आप इकोनॉमिक्स और इनके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ की प्राइस और आउटकम के हिसाब से और आउटपुट के हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये ओलिगोपोली के अंदर किस स्ट्रक्चर्स पे लाई करती है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है द इन कॉर्नोट मॉडल, जो पहले भी बात हमने की है। इट इज़ अज्यूम दैट टू डुओपोलिस्ट्स मेक देयर आउटपुट डिसीजंस एट द सेम टाइम। जो कॉर्नोट मॉडल होता है, इसमें जो डुओपोलिस्ट्स होते हैं, दो फर्म्स होती हैं, वो अपनी आउटपुट के रिलेटेड डिसीजन सेम टाइम पे करती हैं। लेकिन इसके दरमियान एक स्टैकलबर्ग मॉडल भी होता है। ओलिगोपोली में एक स्टैकलबर्ग मॉडल होता है। अब ये कॉर्नोट और स्टैकलबर्ग मॉडल में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि स्टैकलबर्ग मॉडल में एक लीडर होता है और एक फॉलोअर होता है। लीडर जो है वो मूव करता है, लीडर पहले अपनी क्वांटिटी डिसाइड करता है और जो चीज़ें बच जाएं वो फॉलोअर के लिए होती हैं, राइट। ये कॉर्नोट और स्टैकलबर्ग मॉडल में एक सिंपल सा जो है वो डिफरेंस है कि इन कॉर्नोट मॉडल इट इज़ अज्यूम दैट टू डुओपोलिस्ट्स मेक देयर आउटपुट डिसीजंस एट द सेम टाइम। कि कॉर्नोट मॉडल में वो आउटपुट क्वांटिटी के ऊपर जो कंप्रोमाइज़ करते हैं वो क्या है, वो एट द सेम टाइम करते हैं, राइट। लेकिन स्टैकलबर्ग मॉडल में एक लीडर होता है और एक फॉलोअर होता है। आप इनमें कार्टेल के अलावा, मोनोपोली के अलावा आप जितने भी ओलिगोपोली स्ट्रक्चर्स देखें, ये अगर इस तरीके से भी पाकिस्तान में मूव करें तो कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, एंड कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। कहीं पे कभी प्राइस वार इनकी शुरू हो जाती है। अगेन कहने का मकसद ये है कि बजाय ये अगर इलीगल नेक्सेस बनाने से अगर स्ट्रेटजिकली मूव करें तो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं हद तक कंज्यूमर को बेनिफिट देगी, उसमें डेड वेट लॉस नहीं होगा। तो इसमें भी अगर एक फॉलोअर हो, एक जो है वो स्टैकलबर्ग मॉडल में एक लीडर होता है और एक फॉलोअर होता है। वन फर्म सेट्स इट्स आउटपुट बिफोर अदर फर्म्स डू, राइट। और ये कॉर्नोट मॉडल जो है वो जर्मन इकोनॉमिस्ट वॉन स्टैकलबर्ग ने ये पहली दफ़ा डिस्कवर किया था। तो ये हमारे पास ओलिगोपोली स्ट्रक्चर्स आ गए जिसकी हमने बात कर ली, राइट। इसके बाद हमने कुछ बात की थी कि 42 लेक्चर्स में हम आपको एग्ज़ाम टिप्स देंगे और ये स्लाइड्स को लिसन करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप अच्छे तरीके से लिसन करें और इसको साथ लिखते जाएं और ऑफ कोर्स ये आपको पासिंग मार्क्स ज़रूर दे देंगी। पहले बात तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स देखने होंगे कि मिड के लिए जो है वो हर क्वेश्चंस के तकरीबन 1 मिनट होगा, मिड के 20 क्वेश्चंस होंगे और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, और फाइनल के जो है वो 40 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 1.5 होगा, और तकरीबन जो है 1 मिनट होगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और कहते हैं कि 2 सेकंड्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ताकि क्वेश्चंस लोड हो। और आपने करना क्या है कि अगर आपने किसी ने पहला क्वेश्चन जो है वो 18 सेकंड में या 10 सेकंड में कर लिया, उसके पास अब 19 सेकंड बचेंगे। तो ये चीज़ आपने देखनी है। इलेक्ट्रिसिटी का या इंटरनेट का इशू है तो कोशिश ये करें कि क्वेश्चंस को आप बेशक सॉल्व कर लें, मोबाइल भी पास रखें, अल्टरनेटिव सारे पास रखें, ठीक है ना। मोबाइल चार्ज रखें जिस दिन एग्ज़ाम देना है, कंप्यूटर रखें, और हाईली इंटरनेट 2 किस्म के, एक आपको वाईफाई है वो होना चाहिए, वाईफाई नहीं है तो कम से कम किसी मोबाइल कंपनी का आपने पैकेज लिया हो, अच्छा पैकेज लिया हो, फास्ट लिया हो, ठीक है। तो ये है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। पूरी दुनिया में पैंडेमिक आया हुआ है तो पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, तो इसको बजाय कि आप इसमें कीड़े निकालने से बेहतर है कि आपने करना है तो दिलो जान से करें। और मैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड आपको टिप्स बताता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन जो हैं वो दिए हैं, एक चीज़ जो है वो इंश्योर करेगी आपको कि आप इजीली, अगर आपने स्लाइडों को रीड किया है तो आप 50 से 55 नंबर ले लेंगे। अगर आपके सेशनल मार्क्स उसमें से 20 आ गए तो 70 से 75 नंबर आ जाएंगे, राइट। अगर किसी ने स्लाइड्स को रीड किया है, सिंपल अच्छे तरीके से रीड किया है स्लाइड्स को, तो जिसने लेक्चर सुने हैं तो वो डेफिनेटली 100/100 या इजीली जो है वो A+ ग्रेड ले सकता है। फिर भी इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊं तो मैंने एग्जाम्स ऑफ रैशनैलिटी
और मैंने चॉइसेस की पहले लेक्चर से लेकर एंड के लेक्चर तक चॉइसेस की बात करता रहा हूँ। चॉइसेस में से यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल क्या है, क्या होता है जहाँ पे जो है इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो बजट लाइन के, ये यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल होता है। यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स और वाई ऑप्टिमल होती हैं या मैक्सिमाइज होती हैं। और फिर एग्जाम्स ऑफ रैशनैलिटी है, इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। आपने अगर डेफिनेशंस देखी हैं इसकी कि एग्जाम्स ऑफ रैशनैलिटी क्या हैं, ए इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी देन ए इज़ ग्रेटर दैन सी। तो जो ए जो है इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, इसका मतलब है कि यूटिलिटी एसोसिएटेड विद ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ये चीज़ होती है। तो इस तरह के मैंने यूटिलिटी में से क्वेश्चंस दिए हैं 6 लेक्चर्स तक। ठीक है, 7वां और 8वां लेक्चर मैंने आप बच्चों के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड किए हैं, वो स्लाइड्स ऑफ कोर्स आपको दोबारा से लिसन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जो 9वां 10वां 11वां लेक्चर्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स मैंने कोई दिया नहीं है, कोई लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन नहीं दिया। अब जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स आपके जो सिंपल फार्मूला है, जैसे ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक अदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसका सिंपल आपके कोई मतलब, अगर मैंने क्वेश्चन दिया हो इनकम का, तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब इनकम के बढ़ने से जो है वो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। और क्वेश्चन बड़ा सिंपल होगा, 40 डिवाइडेड बाय 20, तो अब आंसर तो है 2 आ गया। अगर तो मैंने ऑन प्राइस इलास्टिसिटी पूछा होगा तो इसके साथ आंसर -2 आएगा। अगर ये इनकम इलास्टिसिटी है तो +2 ही आएगा। इसमें अगर कुछ थोड़ी सी डाउट हुआ तो प्लस माइनस के साइन में होगा। और मोस्टली ये है कि आपकी न्यूमेरिकल्स, एक तो ये 2 सिंपल से हैं फार्मूला है। दूसरा डिमांड का फार्मूला क्या है, डिमांड का फार्मूला होता है कि x = α/i/px। अगर इस तरह का भी न्यूमेरिकल देता हूँ और बड़ा आसान होगा, आपको कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं होगी। अल्फ़ा की वैल्यू दी होगी, जैसे 0.5 है या 0.6 है, तो आई इनकम कितनी है, $10 है या $20 है या $8 हैं, और इसको प्राइस ऑफ क्वांटिटी भी दी होगी। आपने 0.5 को जो भी इनकम है $10 है उससे मल्टीप्लाई किया, तो 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है। अब अगर प्राइस जो है वो 2.5 दी होगी तो आंसर 2 आ जाएगा। अगर 2 दी हो तो हम आंसर 2.5 आ जाएगा। यानी कि आपने इनकम को प्रेफरेंसेस से या अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड प्राइस से कर देना है, और इसका आंसर जो है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगी। ये क्वेश्चन इस तरह के हैं। इसके बाद अगर आप जो है वो 17वां से 16, 17वां 18वां लेक्चर में आएँ तो इसमें भी कुछ ग्राफ्स, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या हैं और उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के इवज़ क्या मिलता है, इसके क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद 19वां लेक्चर से आगे मूव कर जाए तो मैंने जो एक टिपिकल प्रोडक्शन फंक्शन का दिया है, उस टिपिकल प्रोडक्शन फंक्शन में आपको एज सच ग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ग्राफ करने की ज़रूरत है। वो कैसे कि देखना है कि टीपीपी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कहाँ पे मैक्सिमम होती है, कहाँ पे होती है, जहाँ पे एमपीपी = 0 हो, या एमपीपी = इसके उल्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन चीज़ों को नज़र रखना है, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। और कहाँ पे एपीपी मैक्सिमम हो तो उस पॉइंट पे क्या होता है, उस पॉइंट पे वो एमपीपी के इक्वल होती है, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इसमें से 3-4 आएंगे और इस ग्राफ में से आएंगे। अब लकी हैं क्योंकि मैंने मिड के क्वेश्चन जो हैं वो तकरीबन डबल बनाए हैं। अब आप लकी हैं, हो सकता है कि आपको सारे क्वेश्चन पहले 5 लेक्चर्स में आ जाएं, या हो सकता है कि 10 से 15 लेक्चर्स के दरमियान सारे आपको क्वेश्चंस आ जाएं। शफलिंग होके आने क्वेश्चन तो मैक्सिमम मिड के 20 होने हैं, लेकिन मैंने तकरीबन 35 से 40 बनाए हुए हैं। इसी तरह अब फाइनल की तरफ चले जाएँ। फाइनल में भी क्वेश्चन तकरीब 50 से 80 क्वेश्चन हैं, राइट। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रूल क्या होता है, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है वहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 35 से लेकर 29 से लेकर 35 लेक्चर्स तक आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, राइट। कि मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दूसरी चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें हैं। इसमें से मैंने मुझे सभी टीचर से मैंने जो है वो इनपुट्स लिए हैं।
ये एग्ज़ाम मैंने कंसल्टेशन से बनाया जितने भी को टीचर्स हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने जो उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, एक चीज़ एक जनरल चीज़ है कि मैंने ये देखा है कि कौन सा मेरी स्लाइड्स के रिलेटेड है क्वेश्चंस। अगर रिलेटेड नहीं है तो मैंने नहीं डाला। इसी तरह 35 से लेकर 40 तक मोनोपोली के कुछ क्वेश्चंस हैं, और आगे जो है ओलिगोपोली के जो डेफिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं, ओलिगोपोली जो आज का हमने लेक्चर लिया है, और इसके बाद कुछ गेम थ्योरी का 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर होंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर भी, जैसे सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ह्यूमनिज्म और इस्लामिक सिस्टम, इसके भी 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे। तो ये है आपका, इट्स ऑल अबाउट योर कोर्स वर्क। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। पखा चलाई।